हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटोर अंकिता मैम। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से वीडियोस को देख रहे हो, अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोस को देखें और अपने एग्जाम को बहुत अच्छा करें, अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाए। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को बाकी है। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को कंप्लीट किया था। 2 लेक्चर्स में हमने फटाफट से अपने चैप्टर को कंप्लीट किया। अब बारी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की। वो क्या है? चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग के प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, सारे सारे प्रोसेसेस को हमको इस चैप्टर में देखना है और जल्दी खत्म करेंगे गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नो टाइम वेस्ट। चलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं मैम? क्योंकि हमें बहुत एनर्जी मिलती है। कभी सोचा कि एनर्जी मिलती कैसे है? लाइक ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया, मोनोग्लिसराइड एब्जॉर्ब हो गए, बट उससे एनर्जी मिली कैसे? ठीक है, कई हमारा जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बने हैं हम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने अभी खत्म किया है, कि सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई लाइक हम वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो दोनों सिस्टम मिलके काम करते हैं। देखो भाई, एक तरफ इधर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ हमारी म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन से, दूसरी तरफ यहाँ पे हम ब्रीथ कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करने के थ्रू इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हेल्प करता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उससे एनर्जी देने में। ठीक है, तो कैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी, लगाते हैं फिर से तड़का। चलो, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down the nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। ठीक है, अभी मैम ने बताया क्यों हमें ऑक्सीजन ले रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे पास, उनको हमें तोड़ना है और उनसे हमें निकालनी है एनर्जी, उनसे हमें निकालनी है एटीपी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे। और एक चीज लिखी है, ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। गाइस, रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 तरीके के होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। चलो, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है गाइस? मैंने तो ऐसे याद किया था, कैटाबॉलिक मतलब काट रहे हैं किसी चीज को, टूट रही है वो चीज। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूट रही हो, गाइस ग्लूकोज इसमें टूटता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन का ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। एनाबॉलिक का मतलब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 produced by the cells is called as breathing, commonly known as respiration। अब बहुत सारे बच्चों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूजन है, व्हाट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक तरीके से एक ही चीज है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग, उसी को हम बायोलॉजिकल टर्म में कह देते हैं रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस बात की। क्या होती है रेस्पिरेशन, क्या होती है ब्रीदिंग? ऑक्सीजन का लेना, CO2 को बाहर निकालना। व्हाट इज दिस? दिस इज रेस्पिरेशन। चलो आगे बढ़ते जल्दी से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गाइस देखो, कोई भी हमारा सिस्टम है, सपोज करो हमारा लंग्स है, किडनी थी और हार्ट है, ये सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन हुआ है। हमारा नर्वस सिस्टम, पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे चलते थे, धीरे धीरे बाइपेडल लोकोमोशन आया, बाइपेडल हम स्ट्रेट हुए, हमारा जो ब्रेन है वो और ग्रो करा, ठीक है, हम आगे बढ़े। उसी तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आज हम लंग्स कैरी करते हैं, जो सबसे एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जब हमने एवोल्यूशन स्टार्ट किया, जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले लोअर इनवर्टेब्रेट्स में क्या आया? लोअर इनवर्टेब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट्स, प्लैटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over the entire body surface। पॉलीफेरा की बात करते हैं, ठीक है, पॉलीफेरा क्या करता है? अपनी बॉडी सर्फेस से एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, बॉडी सर्फेस से एक्सचेंज कर लेता है O2 और CO2। O2 लिया और CO2 एक्सहेल कर दिया। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन था। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है लोअर इनवर्टेब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट, प्लैटफॉर्म्स और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। उसके बाद थोड़ा और एवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल
एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दैट इज ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं इनको, टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, क्या क्या हुआ, अर्थवर्म क्या करते हैं, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करते हैं। अर्थवर्म को देखा कैसे उसकी स्किन गीली गीली सी होती है, तो वो उसी मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर होती है स्किन के ऊपर, उसको क्यूटिकल कहते हैं, उसके थ्रू ही वो एक्सचेंज कर लेता है। ये भी बहुत सिंपल सा रेस्पिरेशन है। उसके बाद वो इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। गाइस और एडवांसमेंट आया, ठीक है, और इवोल्यूशन हुआ तो और अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आया, ट्यूब्स आए, ऑक्सीजन गई, CO2 आया, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, ट्रेकियल ट्यूब। तो ट्रेकियल ट्यूब्स कहाँ होती है, ट्रेकियल ट्यूब्स होती है मैम आर्थ्रोपोडा आप कह सकते हो, ठीक है, इंसेक्ट्स कह सकते हो, एक ही बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्जेस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और एडवांसमेंट आया, फिर क्या आया, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called as lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। दो नाम मिले हमें, एक गिल्स और एक लंग्स। गिल्स जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गिल्स यूज करते हैं, ठीक है, और उन्हीं की टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, अगर कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो क्या लंग यूज करता है क्या वर्ड क्या यूज किया है, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है गिल्स। और दूसरा क्या है, देखो मेरा गिल्स किसमें होती है, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा और मोलस्क मोस्टली कहाँ होते हैं, एक्वाटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। whereas vascularized bag like structure, हमारे पास है alveoli bag like structure, ठीक है, called as lungs are used by terrestrial forms for the exchange of gases। lung is also a bag और उसके अंदर छोटे छोटे vascularized bag like structure होते हैं alveoli, जिससे lungs में हम एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस का, कौन सी गैस का, O2 लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इनवर्टेब्रेट्स की बात की हमने, इनवर्टेब्रेट्स के बाद वर्टेब्रेट्स में आ जाओ, ठीक है, वर्टेब्रेट्स में क्या होता है, अब हम वर्टेब्रेट्स जैसे फिशेस हैं, फिशेस पानी में ही रहती हैं, तो जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं वो तो गिल्स ही यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, फिशेस यूज गिल्स, whereas reptile, birds and mammals respire through lungs। अब इनके पास lungs आ चुके हैं, ठीक है, इनके पास lungs आ चुके हैं। Amphibians like frogs can respire through their moist skin also। अभी हमने पढ़ा कि amphibian क्या करते हैं, हमने पढ़ा एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स वो गिल से भी रेस्पायर करते हैं। अब फ्रॉग पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि फ्रॉग का जो अडल्ट फॉर्म होता है वो उसके पास लंग्स होता है, ठीक है, लेकिन उसका टैडपोल फॉर्म होता है, वो गिल से रेस्पिरेशन भी कर सकता है और साथ में मॉइस्ट स्किन भी है उसके पास, मतलब तीनों तरह की रेस्पिरेशन है। तो फ्रॉग पे इस वाले पार्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्रॉग। चलो आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद गाइस जो हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको देखते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लो कैसा है क्या है, ठीक है गाइस, हमने ओरल कैविटी पढ़ी थी, ठीक है, ओरल कैविटी से हम आते थे फैरिंग्स में, फैरिंग्स से हमने ईसोफेगस वाला पूरा रास्ता देख लिया था, ठीक है, ईसोफेगस वाला पूरा रास्ता देखने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे विंड पाइप का क्या रास्ता है, क्या होता है उसके अंदर, कैसे विंड जाती है, कैसे ऑक्सीजन जाती है और कैसे CO2 बाहर आता है। तो फटाफट से देखते हैं गाइस, जब हम अंदर आए फैरिंग्स में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फैरिंग्स से हम अंदर आते हैं तो हमें एपिग्लॉटिस मिलेगा, मैंने बताया था एक ढक्कन होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन है जो हमें मिलेगा अपने विंड पाइप के ऊपर, एपिग्लॉटिस, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज का मिला हुआ। उसी के नीचे आपको मिलेगा एपिग्लॉटिस के बाद साउंड बॉक्स, जिसको कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साउंड बॉक्स ये भी कार्टिलेज का बना होता है। सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे कि साउंड बॉक्स क्या होता है, किस चीज का बना होता है, तो आप सीधे इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओरल कैविटी से हम गए कहाँ, फैरिंग्स में, ठीक है, फैरिंग्स से हम गए कहाँ, लैरिंक्स, फैरिंग्स से गए हम एपिग्लॉटिस के थ्रू कहाँ पे, अपने विंड पाइप में, वहां पे हमें क्या मिला, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद जो हमें ये टच करो, ये जो चीज टच होती है, दिस इज ट्रेकिया, ठीक है, ये ट्रेकिया आ गई। उसके बाद ये ट्रेकिया आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाती है, अभी हम पढ़ेंगे। पहले लंग के स्ट्रक्चर को देख लो, ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड कर जाती है ब्रोंकस में, देखो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आपको दिखेगा, ये लंग्स है, लंग्स के बाद आपको प्लूरल मेम्ब्रेन दिखती है, येलो कलर दिख रहा है दिस। अब प्लूरल मेम्ब्रेन दो है, एक आउटर एक इनर, उसके बीच में भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड किस चीज में हेल्प करता है भाई, कोई भी फ्लूइड है अगर कोई चीज उसमें तैर रही है तो उसको फ्रिक्शन से बचाएगा, चोट ना लगे, चोट फ्रिक्शन इन सारी चीजों से। प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना, ये आउटर भी है इनर भी है। उसके बाद अंदर आ जाते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रोंकस में डिवाइड हुई, ब्रोंकस और भी छोटी छोटी बहुत सारे
ट्यूब्स में डिवाइड होता है, इवेंचुअली हम कहाँ पहुंचते हैं, एल्वेलाई में, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग। वैस्कुलराइज्ड बैग, वैस्कुलराइजेशन का मतलब इसके पास बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, ब्लड से मिला हुआ है, इसके पास बहुत सारे वेसल्स हैं। वैस्कुलराइज्ड का मतलब बेसिकली इसके पास बहुत सारे वेसल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड। मैंने भी बताया प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा है, प्लूरल फ्लूइड। इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो प्लूरिसी कहते हैं। ओके, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, आगे बताती हूँ। ये नीचे आपको डोम शेप डायफ्राम दिखता है, डोम शेप डायफ्राम, ठीक है, जिसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। आप कैसे सांस ले रहे हो उसमें। दिस इज आवर लंग, ठीक है, ये हमारे कंटेंट दिखाया है इससे कोई मतलब नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। तो सारी चीजें हम देखें। अब जल्दी से आगे इनके बारे में फटाफट से बढ़ते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। फिर देखो, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सांस लेने से बात करें, रेस्पिरेशन से बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है। तो ठीक है, ठीक है, चलो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर ओपन होती है ये। इसके अंदर आप जाओगे, आपको नेसल चैम्बर मिलेगा, वो रास्ता जहां से एयर जा रही है, देखते हैं। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज इस रास्ते से गए, जो चैम्बर आया उसको कहते हैं नेसल चैम्बर। The nasal chamber opens into nasopharynx. What is nasopharynx? Nasopharynx is nothing new, beta. Nasopharynx is a part of, it's a part of pharynx. भाई वो पार्ट पैरेंट में चैम्बर था, वो पार्ट फैरिंक्स का जो इधर हमारे नेसल कैविटी से होते हैं, नेसल चैम्बर के थ्रू खुल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ फैरिंक्स, इट्स नथिंग न्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या, हमने हमारी ऑक्सीजन अंदर गई, कहां पहुंची, नेसोफैरिंक्स में। उसके बाद नेसोफैरिंक्स ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंक्स रीजन में हम पहुंच गए और कहां चले गए, ट्रेकिया में। अभी देखा था हमने, ठीक है, ट्रेकिया में चले गए। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेकिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी, trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. Guys, हमारी trachea एक straight tube है। भाई हम ओरल कैविटी से कहाँ गए, फैरिंग्स में, या कह लो ओरोफैरिंग्स में। ओरोफैरिंग्स से हम अंदर गए, एपिग्लॉटिस ढक्कन मिला, उसके बाद हमें साउंड बॉक्स मिला, लैरिंक्स, लैरिंक्स से हम गए ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेकिया? ट्रेकिया इज अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग टू द मिड थोरैसिक कैविटी। व्हाट इज थोरैसिक कैविटी गाइस? ये जो कैविटी हमारी पूरी बन रही है जिसमें लंग इनक्लोज्ड है, वही है थोरैसिक कैविटी। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेकिया मिड थोरैसिक, लगभग यहाँ तक होता है गाइस, मिड थोरैसिक कैविटी तक ये होता है। और कब डिवाइड करता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो डिवाइड कर जाता है दो ब्रोंकस में। सवाल यहाँ से बनता है कि कब डिवाइड करता है, किस लेवल पे डिवाइड करता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पे डिवाइड करेगा। अब ये क्या है गाइस, देखो हमारी वर्टेब्रल कॉलम में पीछे वर्टेब्रास है, ठीक है, 7 सर्वाइकल, 14 थोरैसिक। उस 14 थोरैसिक वर्टेब्रास में 12 थोरैसिक वर्ट, देयर आर 12 थोरैसिक वर्टेब्रास गाइस। उसमें जो फिफ्थ नंबर की थोरैसिक वर्टेब्रा है, वहां पे हमारा ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है, ठीक है। 7 सर्वाइकल, हमें मिले 12 थोरैसिक, 12 में जो T1 2 3 4 5 होगी, T5 पे हमसे पूछे कि ट्रेकिया कहाँ डिवाइड करता है, तो हम बोलेंगे मैम ट्रेकिया T5 लेवल पे डिवाइड करता है। डिवाइड कर जाता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस में, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, समझाती हूँ कहाँ कैसे डिवाइड करता है, किस चीजों में डिवाइड करता है। चलो, उसके बाद इसके पहले आप ये देख लो, हमने पढ़ा बेटा अभी कि ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया किसमें डिवाइड कर रहा है मैम, ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है ब्रोंकस में। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करते हैं किस पे, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स से हम पहुंचते हैं एल्वेओलाई में। लेकिन ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। आप अगर ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखोगे गाइस, तो देखो ब्रांचिंग कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये ब्रोंकस हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हो गया, आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यही आपको समझा रही हूँ। चलो आप जल्दी से आ जाओ वहां पे। मैंने बोला कि ट्रेकिया गई ब्रोंकस में, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करते हैं, क्या बनाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस। ये टर्शियरी ब्रोंकस फिर बनाता है ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस के बाद आया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। यस, वेरी गुड, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, जिसको किताबें टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी बोलती हैं। बस टर्मिनल आ गया, खत्म। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा बैक लाइन स्ट्रक्चर एल्वेओलाई आ गया, ठीक है, ठीक है, रास्ता याद हो गया। ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। वी कैन यूज ब्रोंकाई टर्म आल्सो हियर इंस्टेड ऑफ ब्रोंकस। उसके बाद तीनों ब्रोंक्यूल्स आएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट वाला, फिर आएगी एल्वेओलाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा था, चलो, द ट्रैकिया,
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई अभी पता चल गया, फेमिलियर हो। एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल स्टार्टिंग वाले जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके बारे में कुछ बात लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। They are supported by incomplete cartilaginous rings। अब ये क्या है? Incomplete cartilaginous ring, बेटा you can feel this ring, ये क्या आपको दिखेंगे ये रिंग, टच करोगे ना तो रिंग। यार इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं गाइस? क्योंकि सी शेप्ड होती है, ऐसे होती है, ठीक है। अगर ये हमारी ट्यूब है तो ये ऐसे होती है। अब ऐसे क्यों होती है इसका एक छोटा सा रीजन है, फटाफट से बता देती हूँ गाइस। पीछे हमारा पता है क्या है? पीछे हमारा इसोफेगस है, ठीक है। पीछे इसोफेगस है, अगर ये रिंग पूरी होती तुम खाना नहीं खा पाते, गला घुट जाता तुम्हारा, इसोफेगस घुट जाती, ठीक है। तो ये सी शेप रिंग है जो कि इनकम्प्लीट है। बहुत बार सवाल पूछा है, सवाल क्या पूछा है? इनकम्प्लीट होती है, सी शेप्ड होती है, और कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक होती है? तो मैम ट्रैकिया से स्टार्ट होती है और होती कहां? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। ट्रैकिया में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस में, कार्टिलेज की बनी हुई है। देन आगे चलते हैं। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, first very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called as alveoli। क्या? बहुत पतली है, irregular सी है, ठीक है, खुरदुरी सी है, उसकी पूरी वॉल अंदर से, और क्या vascularized bag-like structure, मतलब नेटवर्क ऑफ वेसल्स है इसके आसपास, आपको वेसल्स दिखेंगे। क्या कहते हैं इनको? एल्वेओलाई। कहां से आए? ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आए, ठीक है, डन, ओके। आगे एक और चीज देखो। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part or the respiratory part। बेटा ये कह रहे हैं कि जो हमारा सांस लेने का रास्ता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। पहले पार्ट को ये कहते थे कंडक्टिंग पार्ट और दूसरे पार्ट को ये कहते थे रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, सी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके कहां तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, जिसके बाद ही तो एल्वेओलाई आ जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद मतलब एल्वेओलाई की एक छोटी सी डक्ट होगी और एल्वेओलाई, इसको हम कहते थे रेस्पिरेटरी पार्ट। इन दोनों का अलग अलग फंक्शन लिखती है एनसीईआरटी। तो बहुत हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होगा। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन होगा पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद गाइस वो एयर की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है हमारे लिए। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी है, जो धूल मिट्टी है, उनको ट्रैप करता है, ठीक है। हमारे नोज में भी छोटे छोटे हेयर्स हैं जो उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। हम अगर अपने ट्रेकिया में जाएंगे, अंदर ट्यूब्स में जाएंगे, तो उसमें भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है टू ट्रैप देम। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करना वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टेम्परेचर मेंटेन करना। गाइस ठंडी होती है, गर्मी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, लेकिन हमारा कंडक्टिंग पार्ट उस टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, उसके बाद वो हमारे अंदर जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें भी अपना होम्योस्टेसिस किसी तरह मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट की बात होगी, कहां से कहां तक है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। रेस्पिरेटरी पार्ट का क्या फंक्शन है यार? रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन तो मेन एक्सचेंज है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे रेस्पिरेटरी पार्ट। बात समझ में आती है? आगे चलते चलो। ये बात, एक और बात, the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता रहा है कि लंग की लोकेशन क्या है। व्हाट इज लंग की लोकेशन? मैम लंग की लोकेशन इज thoracic chamber। ये क्या होता है? the lung is situated in the thoracic chamber। thoracic chamber, thoracic cavity, अभी बताया था मैंने, ये जो कैविटी जिसमें लंग्स है उसको कहते हैं thoracic cavity या फिर chamber which is anatomically an airtight chamber। समझ गए? एयरटाइट टिफिन आता है जिसमें एयर नहीं जा पाती, आ पाती है, वैसा ही बनाया है ऊपर वाले ने। क्योंकि यार तुम सांस ले रहे हो, वो एयर टाइट नहीं हो, तुम यहाँ सांस लोगे वो कहीं निकल जाएगी, तो फायदा तो होगा नहीं कुछ। तो इट शुड बी एयर टाइट। अब हमसे सवाल पूछता है कि थोरैसिक चैम्बर किन किन चीजों से मिलके बना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अलग से आपके लिए लिखा है, ध्यान रखिएगा। थोरैसिक चैम्बर, अगर हम बात करते हैं डॉर्सली किस चीज से बना है, एक पूरा चैम्बर है, ठीक है। एक 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करो, ऐसे एक चैम्बर है जो पीछे से डॉर्सली पोर्शन हमारी बॉडी का ये है, वेंट्रली है, राइट। तो डॉर्सली कौन बना रहा है? तो मैम डॉर्सली बना रही है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जिसकी T5 पे ट्रेकिया डिवाइड करती है, भूलेंगे नहीं। वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली। वेंट्रली बात करते हैं, आगे आ जाओ।
ये कौन सी बोन है गाइस? टाई बोन। इसका क्या नाम है? स्टर्नम। स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड एज टाई बोन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लोअर साइड से। बेटा ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया लोअर साइड। लोअर साइड से अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था डायफ्राम, जो कि डोम शेप्ड होता है। तो लोअर साइड में कौन है? डायफ्राम। और लेटरली, लेटरली ये है, मीडियल ये है। तो लेटरली कौन बना रहा है इसको? तो रिब्स बना रही है इसको। रिब्स यहाँ से लेके पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम तक होती है, तो लेटरली कौन बना रहा है? रिब्स बना रही है। ठीक है, डॉर्सल बना रहा है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, नीचे की साइड से डायफ्राम और लेटरली रिब्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। ध्यान रखो कि एयर टाइट चैम्बर है। चलो आगे आओ, देखो क्या है। अब गाइस हमारे इस पूरे रेस्पिरेशन या फिर जो भी पूरा प्रोसेस है, जो आपको मैंने बताया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में जाता है, ग्लूकोज के पास तक जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी देता है। ये पूरी चीज 5 प्रोसेस में समेट दी गई है। वो 5 प्रोसेस क्या है? इससे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, नीट को पसंद है ये। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या भाई? पहला स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये क्या नया टर्म आ गया है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो बचपन से जानते हो, ये दरवाजा खोल दो, वो दरवाजा खोल दो। मम्मी कहती थी कि वेंटिलेशन होगा बेटा, दरवाजा खोल दो। वेंटिलेशन समझते हो ना? द पासिंग ऑफ एयर इजीली। ठीक है, पल्मोनरी टर्म याद रखना। पल्मोनरी टर्म से मत डरना। पल्मोनरी टर्म कहीं पे लिखा दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। पल्मोनरी वेन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन आया, these things, these terms are related to lung। ठीक, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, सांस ले रहे हैं, सांस लिया, सांस एक्सहेल किया, CO2 निकाला, इसी को कहते हैं हम, बाहर बाहर के प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, in which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। ठीक है, ऑक्सीजन लिया और CO2 को रिलीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मान लो हमने अपनी एयर ऐसे ली जो ब्रोंकोस में ड्राइव कर दी और आगे बहुत सारे डिवीजन के बाद क्या आएगा? वैस्कुलर ट्रैक्ट। समझाने के लिए बना रही हूँ, इसको दिल पे मत लेना। ठीक है, ये हमारे लंग्स होंगे। अब क्या होता है? अब क्या होता है? मैंने बोला कि यहाँ से हमने एयर ली, ठीक है, सॉरी बेटा। चलो यहाँ से हमने एयर अंदर ली, एयर हमारे एल्वेलाई तक आई और एल्वेलाई के बारे में, अभी एक एल्वेलाई निकालते हैं बाहर। एल्वेलाई के बारे में हमने पढ़ा कि एल्वेलाई वैस्कुलराइज्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वैस्कुलराइज्ड मतलब इसके आसपास कौन है? हम इसके पास खून बह रहा है, हम इसके पास वेसल्स है। ठीक है, इसके पास आर्टरीज है। अब क्या होता है? ऑक्सीजन इसके अंदर आई, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इसके बाद कहाँ जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ्यूज करेगी। फिर क्या होगा? मैं जल्दी से बता रही हूँ। फिर क्या होगा? ये यहाँ से कहाँ जाएगी? उस सेल के पास जिसको जरूरत है, उस सेल के पास, उस टिश्यू के पास जिसको जरूरत है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ गई? ट्रांसपोर्ट होके चली गई आगे, और फिर जब यहाँ पहुंची तो फिर से इसको अंदर डिफ्यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि व्हेन देयर इज अ मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होना चाहिए, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है मैम? यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ग्लूकोज को वो तोड़ देगा। तो हमने क्या क्या स्टेप देखे, फटाफट से एक बार देखो तो। ब्रीदिंग, O2 अंदर आई, स्टेप नंबर 1। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेओलाई टू द ब्लड। सेकंड, फिर क्या? ब्लड में आ गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करके ले तो जाओगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप आ गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद चौथा स्टेप फिर से डिफ्यूजन, लेकिन ये डिफ्यूजन अलग है। वो डिफ्यूजन एल्वेओलाई से ब्लड का था, ये डिफ्यूजन ब्लड से सेल्स का है या टिश्यू का है। उसके बाद लास्ट में हमारे टिश्यू में हो जाएगा क्या? यूटिलाइजेशन। जल्दी से अब पढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्या जल्दी से पांचों स्टेप देख लेते हैं जो मैम ने समझा दिया है। क्या है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बता दिया, एयर को लेना, O2 को लेना और CO2 को एक्सहेल करना। सेकंड मैंने बताया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी पढ़ा था हमने। व्हाट इज दिस? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दैट इज O2 और CO2 अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। अभी देखा था एल्वेओलर मेम्ब्रेन से ब्लड वेसल में डिफ्यूज होती है एयर। उसके बाद तीसरा ट्रांसपोर्ट, ब्लड में आ गई तो उस जगह पे तो जाएगी जहां जरूरत है या वहीं रहेगी? जाएगी ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, फिर अगेन डिफ्यूजन। लेकिन मैंने बताया था अभी कि वो डिफ्यूजन अलग होता है। क्या? इस बार डिफ्यूजन कहां से कहां तक होगा? इस बार डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। उस ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट हुआ था उस ब्लड से वो टिश्यू में जाएगी वो ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वहां प्रेजेंट है ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना है। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by the cells for catabolic reaction
and result in release of CO2. Guys, जब ग्लूकोज टूटता है तो ऐसे ऐसे मोटा मोटा याद रखो, ग्लूकोज टूटता है किसी भी सबस्ट्रेट में तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और यहाँ से रिलीज क्या होता है, CO2। बस यही तो सबसे छोटा लेवल है जहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। हम यहाँ सांस ले रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर सेल में जा रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज के उस प्रोसेस में CO2 बाहर निकल रहा है, हम उसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलो, कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाउट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम सिंपली पढ़े इस चीज को, सिर्फ एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट है क्योंकि हमारा मेन मोटिव एनसीईआरटी है और सवाल वहीं से आएंगे। चलो, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, अगेन डिफ्यूजन एंड यूटिलाइजेशन, दीज आर द 5 स्टेप्स। ठीक, चलो ये 5 स्टेप है। अब भाई इस चैप्टर में करना क्या, यही 5 स्टेप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ी है, जो हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, होती कैसे है। चलो देखते हैं कैसे होती है भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कौन सी चीजें हैं जिसमें हेल्प करती है, क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lung and the atmosphere. ये जो lungs है हमारे और हमारा atmosphere, इसके बीच में pressure gradient मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं यही तो जानना है। अब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने से होगा क्या, गाइस ध्यान रखना, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने से होगा क्या। हमने केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ा है, हमने केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, आई होप ये सही हो स्पेलिंग। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और V इक्वल्स टू nRT करोगे आप, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है तो P V की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दो, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, अब देखो, अब तुम समझना इस चीज को, देयर इज अ मैकेनिज्म, वेरी गुड मैकेनिज्म हियर। चलो पहले समझ लो कि कौन लोग हैं ये जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कराते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स। एक तो डायफ्राम है, अभी 3 बार देख चुके हैं उसको हम पहले, और कुछ मसल्स है, कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। भाई इंटर का मतलब जानते हैं, समथिंग बिटवीन। गाइस कोस्टल टर्म आया है रिब्स से, रिब्स को ही कोस्टल कहते हैं। इंटरकोस्टल का मतलब रिब्स के बीच में है, एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब जो थोड़ी बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल। जो और डीपली सिटेड है, डीपली पेटेड है, उनका नाम क्या है, इंटरनल। तो पहला डायफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल, ये दो लोग मिलके हमारे रेस्पिरेशन में, हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं यही जानना है। चलो, on an average a healthy human breathes about 12 to 16 times। आप 1 मिनट में अगर अपनी ब्रीथिंग काउंट करोगे तो आप 12 से 16 बार काउंट करते हो। आई गेस ऑलमोस्ट कोविड वाले टाइम में सबने ही काउंट कर लिया होगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे आया था ना एक गेम कि एक टाइमर लग गया था और आपको अपनी ब्रीथिंग काउंट करनी थी और पर्टिकुलर नंबर के बाद हम ये समझते थे कि हमें कोविड हो गया है। वेल दैट वाज सो स्टूपिड। चलो आगे आ जाओ, अब देखते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और कैसे होता है। गाइस इंस्पिरेशन क्या होता है मैं नहीं बताऊंगी, इंस्पिरेशन सांस लेना और एक्सपिरेशन सांस बाहर निकालना। इंस्पिरेशन O2 अंदर लेना, एक्सपिरेशन CO2 बाहर निकालना, यही होता है। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, सब छोटी चीजें हम बस बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। गाइस देखो इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। पल्मोनरी टर्म से डरते तो नहीं हो अब, पल्मोनरी टर्म का मतलब इंट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम। बॉयल्स लॉ बताता है अगर प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। ठीक, मतलब कहीं देखो अगर यहाँ पे प्रेशर कम है, और कम क्या किसी के रिस्पेक्ट में कम, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कम। अब मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, बाहर से प्रेशर, हवा अंदर आने की कोशिश करेगी ना, जिधर प्रेशर कम होता है उधर जाने की कोशिश करती है चीजें। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करती है चीजें। तो अगर हम प्रेशर किसी भी तरीके से कम कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि हम वॉल्यूम अगर किसी भी तरीके से बढ़ा दें अंदर अपनी थोरेसिक कैविटी का, अगर हम वॉल्यूम किसी भी तरीके से बढ़ा दे तो प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेयर देखेगा या प्रेशर कम हो गया, जल्दी से अंदर चलो, मतलब इंस्पिरेशन करो। तो हमें किसी भी तरह अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, और इस वॉल्यूम को बढ़ाने में 2 लोग मदद करते हैं, कौन, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। कैसे, डायफ्राम करता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करता है। इंटरनल का नाम नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखोगे।
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट। गाइस देखो होता क्या है, ये हमारा डोम शेप डायफ्राम है। अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताती है कि कंट्रैक्शन से मसल्स एक दूसरे पे क्या करती है, कंट्रैक्शन के टाइम पे स्लाइड करती है। तो अगर डोम शेप हमारा डायफ्राम ऐसे और कंट्रैक्शन हो रहा है तो ऊपर का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। डायफ्राम कैसे वॉल्यूम बढ़ा रहा है, डायफ्राम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, volume increase in anterior posterior axis. This is my anterior part, my head is anterior and posterior. Anterior posterior इस axis में वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, डायफ्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में आया था ये सवाल कि किस एक्सिस में डायफ्राम वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बाय इंस्पिरेशन हो रहा है, इतना तो हमें पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। कौन कौन कर रहा है, डायफ्राम कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल कर रही है। डायफ्राम करता है इस एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल बाहर वाली इंटरकोस्टल मसल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन ये वॉल्यूम को एंटीरियो पोस्टीरियर नहीं। गाइस सांस ले तो रिब्स बाहर आती है ना, ये कौन सा एक्सिस है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा डॉर्सल साइड है, तो मैं बोलूंगी कि रिब्स या फिर ये कोस्टल मसल मेरे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सोवेंट्रल, आई कैन मेक दिस, अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूं तो यस दिस इज करेक्ट, ये मेरा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस होगा, दिस इज माय डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, जिसमें मेरा वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर का बढ़ेगा। तो इंटरकोस्टल मसल डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है और हमारा डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। इवेंचुअली वॉल्यूम बढ़ रहा है, इवेंचुअली वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर में पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा अगर एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा, हवा अंदर आएगी। ठीक, समझ गए। अब सांस तो ले लिया, ठीक है, सांस तो ले लिया। अब सांस जब हमें एक्सहेल करना है तो सारा प्रोसेस उल्टा होना चाहिए। कैसे, क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आईपीपी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, किसी तरह वॉल्यूम को घटा दो, किसी तरह वॉल्यूम को घटा दो तो प्रेशर बढ़ गया, और अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया और बाहर उसकी कंपैरिजन में कम है तो तुरंत एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे बॉडी का मोटिव क्या है, वॉल्यूम बढ़ाना, तो यहाँ पे क्या है, घटाना। कैसे घटाओगे, कुछ नहीं करना है, जितनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट की थी उन सबको रिलैक्स कर दो, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द मसल्स, व्हाट बोथ द मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, दोनों ही मसल का रिलैक्सेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन कर दोगे, वॉल्यूम जाएगा घट, प्रेशर जाएगा बढ़, और एक्सपिरेशन जाएगा हो। ठीक, समझ गए, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्लियर है। जरा इसको फिगर में देखो, अच्छा लगेगा देख के। I'm very sure कि बहुत सारे बच्चों को ये मैकेनिज्म पहली बार समझ में आया होगा, ये फिगर पहली बार समझ में आया होगा। लेट्स सी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, इन दोनों को कंपेयर करो, इसलिए मैंने साथ में रखा है दोनों फिगर को। इन दोनों फिगर को बेटा कंपेयर करो, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है तो मैम मतलब यहाँ पे प्रेशर कम रहा होगा, क्योंकि वॉल्स का बताता है। प्रेशर कम का मतलब प्रेशर कम है यहाँ पे एटमॉस्फेयर से, देखो इसीलिए क्या लिखा है, एयर एंटरिंग लंग्स, ठीक है, डायफ्राम कंट्रैक्टेड, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, और ये हमारा रिपीट बता रखा है इन्होंने। एक्सपिरेशन की बात करेंगे, एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। व्हाट, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, यस, डायफ्राम रिलैक्स्ड, volume of the thorax decreased, volume of the thorax decreased, and so pressure of the thorax increased, and if the pressure of the thorax increased, जल्दी से अंदर से फोर्स लगेगा और एक्सपिरेशन हो जाएगा। That's it, it was the mechanism, it is very very nice। चलो, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle of the abdomen। कपाल भाती देखे हो, कपाल भाती कियो, रामदेव बाबा याद आते हैं ना, तो उनका पेट देखा है कैसे वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। नॉर्मल तो एक्सपिरेशन करते नहीं है, उस समय कपाल भाती को फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते तो हमें दिखता है कि एब्डोमेन की मसल मूव कर रही है। तो फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल के अलावा भी कुछ एडिशनल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे याद रहेगा, याद रहेगा यार, अब कपाल भाती से याद रहेगा, रामदेव बाबा से याद रहेगा, एब्डोमेन की मसल, ठीक, एब्डोमेन की मसल इन्वॉल्व होती है। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास एबिलिटी है किस चीज की, अपने ब्रीदिंग को, अपने रेस्पिरेशन को बढ़ाने की, स्ट्रेंथन करने की, ठीक है, किस मसल, कुछ एक्स्ट्रा मसल, दैट इज एब्डोमेन की मसल की हेल्प से। उसके बाद गाइस हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है अलग अलग टाइम पे, भाई मैंने अभी सांस नहीं ले रही, रुक गई हूँ, इस समय मेरे लंग का वॉल्यूम दूसरा है, मैंने इंस्पिरेशन किया वॉल्यूम बढ़ा होगा, कुछ दूसरा है, मैंने एक्सपिरेशन किया वॉल्यूम घटा होगा, कुछ दूसरा है। इस वॉल्यूम को मेजर किया गया है,
The volume of air involved in the breathing movements can be estimated by using, सबसे पहले याद रखोगे, using what? Spirometer. Spirometer से हम यूज मेजर कर सकते हैं अपने लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है? तुम नहीं कर सकते हो तुम. The volume of air involved in breathing is measured by what? Spirometer. Spirometer याद रखोगे, ठीक है? बाकी सारी चीजें समझ में आती है. अब चलो इन वॉल्यूम्स के बारे में देखते हैं. बेटा इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उन्हीं वॉल्यूम से मिलके बनी है कैपेसिटीज, ठीक है? क्या होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी? आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ जाओगे, आप कैपेसिटीज खुद बना लोगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम से, ठीक है? मैंने अभी आपको अलग अलग केसेस बताए ना, उसी केसेस की बात करेंगे. देखो टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखते हैं, एग्जाम में भी कभी कभी लिख के आ जाता है, तो डरना नहीं. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है? ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. जो मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ, आप ले रहे हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, सांस ले रहे हो, वो क्या है? वो टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल, लाइक कोई रश नहीं है भाई लाइफ में, एकदम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? Better look at this. This is the easiest way to memorize this, to understand this. कभी नहीं भूलोगे, गलती नहीं होगी. अब चलो देखो, मैंने बोला कि मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, क्या है वो? टाइडल वॉल्यूम. अगर मैं ये सारे वॉल्यूम्स कंसीडर कर लेती हूँ उसपे, अगर ये मेरा टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है? क्या मैंने इंस्पिरेशन किया, मैंने एक्सपिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, दिस इज माय नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम. ये जो हमारा अमाउंट है क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम हो गया. अब क्या हुआ, सांस लेते लेते मेरा मन किया यार देखो मैं कितनी सांस भर सकती हूँ पूरी, ठीक है? मतलब इसके अलावा भी क्या सांस भर सकती हूँ क्या? हाँ मैं भर सकती हूँ. तो बेटा अगर मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ और सांस पूरी भरूं, तो क्या है ये? मेरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मैंने बचा के रखा था इमरजेंसी के लिए. तो हम इसको क्या कहते हैं? IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अभी हम सारे नाम पढ़ेंगे पूरे, बट आप अभी समझो, समझना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई इंस्पिरेशन करने के लिए मैंने कुछ वॉल्यूम बचाया था, वो क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ऐसे ही एक्सपिरेशन करने के लिए भी मैंने कुछ वॉल्यूम बचाया था, वो क्या कहलाएगा? कॉमन सेंस से पता चलता है मैम, वो कहलाएगा ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. भाई मैं सांस ले रही थी, मैंने जोर से सोचा सांस में भर के देखती हूँ क्या होता है, वो क्या है? IRV. उसके बाद मैंने सोचा एक बार सारी सांस बाहर निकाल के देखती हूँ, पूरा बात करते हो ना तुम लोग भी, सारी सांस बाहर निकाल के देखती हूँ, तो वो क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मैं नॉर्मल सांस लेते लेते मेरे पास और एक्सपायर करने का कितना वॉल्यूम बचा है, तो वो क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ गए? एक हो गया टाइडल वॉल्यूम, एक हो गया IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक हो गया ERV, और चौथा हो गया बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम जो हम कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते, कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते. ये हमारे लंग्स में ऑल द टाइम प्रेजेंट है, यू कांट एक्सपायर. एंड अगर तुमने एक्सपिरेशन करके उसको निकाल दिया तो बेटा वो बैग लाइक स्ट्रक्चर ना पिचक जाएगा. देयर शुड बी समथिंग इनसाइड, कुछ बचा होना चाहिए. मैंने पहले भी बताया, ऊपर वाले सब सोच समझ के बना रखा है, ठीक है? तो कुछ वॉल्यूम रहेगा, उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम. ये आपके लंग्स से कभी नहीं निकलता है, ठीक है? कभी नहीं. आफ्टर दैट ही वॉल्यूम हमारे लंग्स से बाहर आ पाता है, उसके पहले नहीं, ठीक है? तो रेजिडुअल वॉल्यूम है. तो 4 वॉल्यूम्स हमने याद कर लिए, टीवी, IRV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम. चलो अब जल्दी से इसको पढ़ते हैं, देखना 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमें पढ़ने में. टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम में देखा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. यस देखा हमने, यही था, ठीक है? यही था. उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेते थे मैंने कितना बचा लिया था, ठीक है? क्या? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. एडिशनल वॉल्यूम, यस. एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना? गाइस एक चीज और आप याद रखोगे, इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम्स कितने होते हैं? जैसे हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml. याद रखेंगे टाइडल वॉल्यूम मैम ने बताया 500 ml. इसमें सवाल बने हैं बेटा बहुत सारे, देखो मैंने लिखा है 2018 2019 नीट में आए हैं सवाल, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम हो गया. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो बचा के रखा था, ये वाला, ये, ठीक है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है? तो बहुत सारा होता है, ये होता है 2500 to 3000 ml. 2500 to 3000 ml. उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम सांस लेते लेते हमने जितना बचाया एक्सपिरेशन करने में कितना कर सकते हैं एडिशनली?
क्या लिखा है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर थ्रू अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ERV। ये कितना होता है बेटा? तो ये होता है मैम 1.1, या फिर पूरा लिख लो 1100 टू 1200 ml। ठीक, 1100 टू 1200 ml। फिर हमने रेजिडुअल वॉल्यूम भी देख लिया था, वो कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर लिया, जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर लिया तो भी कुछ बचा, वो जो कुछ बचा वो क्या है? वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। चल चलो वापस चलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिए चारों वॉल्यूम्स। ठीक है, उसके बाद इट्स करेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, 500 ml, 2500 से 3000 ml, ये होता है 1000 टू 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उससे 100 ज्यादा, 1100 टू 1200 ml। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, 1100 टू 1200 ml। सारे वॉल्यूम याद होने चाहिए। एक्चुअली नीट पे क्या होता है, मैच द फॉलोइंग बना देते हैं। टाइटल वॉल्यूम लिख दिया, नीचे आपको 500 से मिला दो। ठीक है, IRV लिख दिया 2500 से मिला दो। उसी तरीके से अगर ERV लिख दिया तो 1000 से मिला दो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या होता है, इन्हीं लोगों से मिलके बनी है कैपेसिटीज। ठीक है, कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। क्या होता है जल्दी पढ़ लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। गाइस अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने कि हम एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा टीवी और हमारे पास बचा क्या? IRV। यही तो है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब हम अपनी लाइफ में जिंदा रह के कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं, वही हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता है। टीवी प्लस IRV। आगे बढ़ते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। कितना आप एक्सपायर कर सकते हो? तो भाई टाइडल वॉल्यूम तो कर ही लेते हैं और साथ में क्या कर देते हैं, जो एडिशनल वॉल्यूम है ERV। ठीक है, ERV। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। गाइस वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन पूछा है, ये नहीं पूछा आप कितना इंस्पायर एक्सपायर कर सकते हो। क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो क्या होगा? नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो क्या क्या बच रहा है? एक तो हमारा एडिशनल जो हम एक्सपिरेशन कर सकते हैं, और आरबी भी तो बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या, हमारा ये एडिशनल ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम बच तो इतना रहा है। हाँ, हम रेजिडुअल वॉल्यूम को एक्सपिरेशन नहीं करके निकाल सकते, लेकिन बचता तो है। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया हमारा ERV प्लस RV। उसके बाद बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। बेटा वाइटल टर्म आया है लाइफ से। ठीक, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हो? मैं बोलूंगी यार रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं कर पाती हूँ, बाकी तो सब कर लेती हूँ। तो वो सब आएगा इसमें, वो सब आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें? टीवी पढ़ा था, IRV पढ़ा था, ERV पढ़ा था। ठीक है, ये तीनों तो पढ़ा था। बस वही सारे वॉल्यूम से मिलके ये सारी कैपेसिटी बनी है। तो RV तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि हम वाइटली इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्या होता है वाइटल कैपेसिटी? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ in after a forced expiration। forced expiration, सारी हवा बाहर निकाल दी, रेजिडुअल तो निकाल नहीं सकते, तो क्या क्या बचा? सारी हवा निकाल दी बेटा, तो क्या क्या बचा? सारी हवा निकाल दी तो क्या बचा? ERV बचा मैम, टीवी बचा मैम, और IRV बचा मैम। ठीक है, दिस इज फंक्शनल हमारी वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्या बचा? टोटल लंग कैपेसिटी। भाई टोटल लंग की क्षमता क्या है? तो सब जोड़। ये नहीं पूछा है कि एक्सपिरेशन कर सकते हो कि इंस्पिरेशन कर सकते हो, बस पूछा है कि कितनी कैपेसिटी है आपके लंग्स की, उस बैग की कितनी कैपेसिटी है। तो व्हाट इज दिस? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन करके सबसे ऊपर पहुंच गए चोटी पे। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंच गए। क्या क्या बचा? IRV बचा, टीवी बचा, ERV बचा और RV बचा। सब कुछ बचा बेटा। जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो लगभग मिला के आती है 600 ml, 6 लीटर होती है। सवाल सबसे ज्यादा ना इसमें पूछे रखे हैं आरबी पे। देखो मैंने लिखा है 2016 2017 दोनों में पूछता है कि एल्वोलाई की कोलैप्स नहीं होने के लिए कौन सा वॉल्यूम रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमारे एल्वोलाइज भी कोलैप्स कर जाते हैं, हमारे लंग्स भी कोलैप्स कर जाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर हम लोगों ने खत्म कर लिया है बहुत जल्दी जल्दी। जो आगे के स्टेप, जो हमारे 5 स्टेप्स पढ़े थे उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमने सारा पढ़ लिया है। बाकी डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, दोनों डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट और आगे के जो यूटिलाइजेशन पे कोई चैप्टर नहीं है इसमें। यूटिलाइजेशन हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन एक अलग चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी में वो हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और जल्दी से इसको खत्म करेंगे। गाइस, आपके लिए एक अनाउंसमेंट यहाँ पे है, न्यू बैचेस जो है हमारे ड्रॉपर्स बैच वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 जून से। ठीक है, क्लास 11th हाइब्रिड के लिए एडमिशंस आर ओपन। आप लोग जल्दी से आइए, ठीक है, 21 जून से, और हम साथ में जल्दी से बहुत सारी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। गाइस, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर सिचुएटेड हियर इन राजेंद्र नगर एंड हैविंग ओनली वन ब्रांच, सो प्लीज कम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होता है जस्ट कमेंट मी, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड टेक केयर गाइस, स्टडी वेल, रुकना नहीं है, एज यूजुअल पढ़ते रहो। टेक केयर, मैं जल्दी से आती हूँ नेक्स्ट लेक्चर लेके, तब तक के लिए स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।